तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र यानी कि फिजिक्स पार्ट 2 का ही एक और आखिरी डेरिवेशन अगर हो जाता तो। क्योंकि हमने बता ही दिया एक शॉर्ट वीडियो में कि जो हमारा प्रिज्म के अपवर्तनांक वाला सूत्र था वो बनी बनाई एडिट की हुई वीडियो और साथ ही साथ 500 MB तक अपलोड की गई वीडियो डिलीट हो गई। क्यों? क्योंकि वो गैलरी से हट गई, इसलिए वहां से भी हट गई, यानी अपलोड ही नहीं हो पाई। ठीक, तो वो हमको फिर से वो वाला वीडियो बनाना पड़ेगा, यानी 41 मिनट की पूरी वीडियो फिर से हमको बनानी पड़ेगी। यानी प्रिज्म के अपवर्तनांक का वीडियो हम कल बनाएंगे। आज पहले हम ये वाला पढ़ लेते हैं जो कि क्या है, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार परावर्तन हमने कल पढ़ाया। आज हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार हम पढ़ेंगे अपवर्तन का नियम, यानी हमको n चाहिए, n का मान, n1 और n2 का जो मान है वो निकालना है। तो सबसे पहले हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर जो अपवर्तन की व्याख्या है, इसके पहले जो परावर्तन है वो पहले आप पढ़ेंगे, जो कि हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, किस नाम से है, क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 2025-26 करके वो प्लेलिस्ट अवेलेबल है। वहां से आप वो सारे वीडियोस जो भी आपका एक तरफ से है लाइन वाइज देखते रहिए, और इसे समझने के लिए हाइगेंस का परावर्तन का नियम पहले देख लीजिए। और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं या आज आपने पहली बार इस वीडियो पर या इस चैनल पर विजिट किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि आपको हमारी जितनी भी अभी इंफॉर्मेशन वीडियो या कर सकते हैं इंपॉर्टेंट PYQs के वीडियो मिलने वाले हैं वो जल्द से जल्द मिल जाए। और ये सभी वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर ये जितने भी हम बता रहे हैं डेरिवेशन 5-5 नंबर वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट, जो आपका मन करे या खासकर जो आपका डाउट हो वो ही पूछे यहाँ पर, यानी इस प्लेटफॉर्म पर, यानी यूट्यूब पे, और हमारे पर्सनल टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की, वहां पे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर ये जो आपको एक डायग्राम हमने बनाया है ये समझें। वैसे तो इस डायग्राम को बहुत डिफिकल्ट बना दिया गया है, लेकिन फिर से हम यहाँ पे इसी डायग्राम को इस माना वाला जो चीजें लिखी हुई है उसके अनुसार फिर से बनाएंगे, ताकि आपको ये जो कठिन डायग्राम दिख रहा है बना बनाया वो साथ साथ बनाने से आपको सरल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमने मान लिया है कि माना एक m और m डैश अपवर्तक पृष्ठ। अब हमने जब परावर्तन की व्याख्या पढ़ी थी तो हमने z और z डैश परावर्तक पृष्ठ लिया था, लेकिन यहाँ पे हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो हम अपवर्तक पृष्ठ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक क्या ले लेंगे, इस तरह से अपवर्तक पृष्ठ ले लिया हमने m और m डैश। ठीक, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे बनाएंगे तो यही डायग्राम आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो माना m और m डैश एक क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। पृष्ठ क्या करता है, ये दो माध्यमों को अलग करता है। ये जो पृष्ठ है अपवर्तक m और m डैश, ये दो माध्यम कौन कौन से पहले ही बता दे रहे हैं, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, N1 और N2। ये दो माध्यम किसको, N1 और N2 को अलग कर रहे हैं। माना ये दो माध्यमों या अपवर्तनांक, माध्यमों के अपवर्तनांक N1 व N2 को अलग करते हैं। यानी अगर इस अपवर्तक पृष्ठ के ऊपर देखा जाए तो एक अलग अपवर्तनांक पृष्ठ है जो कि N1 है, और नीचे दूसरा अलग अपवर्तनांक पृष्ठ है जो कि क्या है, N2 है। यानी दो अलग अलग माध्यम खाली एक अपवर्तक पृष्ठ के कारण अलग हो रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे कि इनके प्रकाश का वेग क्या है, यानी इधर जो वेग लगेगा v1 लगेगा और नीचे जो वेग लगेगा v2 वेग लगेगा। यानी यहाँ तक जो प्रकाश आएगी या जो किरणें आएंगी v1 वेग से आएंगी और नीचे v2 वेग से जाएंगी। ठीक है, प्रकाश के वेग को निरूपित करते हैं। अब लेंगे क्या, मानेंगे कोई AB किरण, AB एक समतल तरंगाग्र आएगा जो कि इसी अपवर्तक पृष्ठ पे गिरेगा। समतल तरंगाग्र कौन आएगा, देखिए ये आपका जो आ रहा है P और Q उसका नाम है, वो कहाँ पे आके गिर रहे हैं, A पर और B पर। यहाँ तक देखिए ये A और B वाला तरंगाग्र आधा, देखिए यहाँ पे बनाते हैं, ये आपका है A तरंगाग्र, नाम इसका भले ही P है लेकिन यहाँ पे तो A आके मिल रहा है ना, A तरंगाग्र, और इसी के सीधे में आपका क्या आएगा, B तरंगाग्र आ रहा है।
अब इसका जब एक क्या करेंगे, इसको अभिलंब से मिला देंगे तो यहाँ तक जो है तरंगाग्र वो बी हो जाएगा। यानी हमने क्या किया कि माना ए बी एक समतल तरंगाग्र क्या होगा, एम और एम डैश, समतल तरंगाग्र एम और एम डैश पर आपतित हो रहा है, यानी ये ए वाला और ये बी वाला। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे जो कि कल हमने परावर्तन में भी समझाया था कि जब दो समतल तरंगाग्र आते हैं तो जब तक ये ए वाला तरंगाग्र या पी वाले तरंगाग्र जो है, पी और क्यू इस तरंग का नाम है, जब ये पी तरंग ए पर पहुंचेगा सेम उसी टाइम में, यानी कि t बराबर 0 टाइम पर ही, यानी दोनों एक साथ आ रहे हैं तो सेम उसी टाइम में बी वाला तरंगाग्र जो है वो ए वाले के जस्ट सामने तक पहुंच जाएगा। यानी यहाँ तक पहुंचने में t बराबर 0 ही समय लग रहा है, लेकिन ए वाला जब यहाँ तक पहुंचा तो बी वाला क्या होगा, बाद में उसके और आगे चला जाएगा, यानी बी वाला क्या होगा, आगे चला जाएगा, और ए वाला जब ये बी वाला आगे चला जाएगा t बराबर कुछ t समय के बाद जब बी आगे जाएगा तो आपका ए भी इस तरह से आगे निकल जाएगा। और t समय के बाद जब ये a कहाँ पे पहुंचेगा, d पे पहुंचेगा। ध्यान से सुने, पहले p पहुंचा a बिंदु पर और उसी समय पे सेम q वाले किरण b पर पहुंच जाती है, यानी ये t बराबर 0 समय पे और ये यहाँ तक जो किरणें हैं t बराबर 0 समय पर पहुंच रही हैं, ठीक, समतल तरंगाग्र बना रही हैं, और सेम t बराबर t समय पर ये फिर ये तो b वाला आगे यहीं तक आएगा, जब तक यहाँ तक आएगा b, जब यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करेगा तो a वाला और नीचे दूरी तय कर लेती है, यानी a से d तक आगे बढ़ जाता है। और जब ये a से d तक आगे बढ़ेगा तो b भी आपका थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, जो कि क्या हो जाता है, C बिंदु तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो जब B से ये जो तरंगाग्र है, फिर से आप समझिए कि जब हमने दो तरंगाग्र एक साथ डाले तो t बराबर 0 समय पर दोनों A और B तक पहुंच रहे हैं। जब ये P वाला तरंग A बिंदु तक पहुंच रहा है उसी समय B वाला जो है वो C तक पहुंच जाता है। अब जब B C से तक पहुंचेगा तब A वाला थोड़ा सा और नीचे बढ़ जाएगा, जो कि कहां तक पहुंच जाएगा, D तक पहुंच जाएगा। यानी यहाँ तक तरंगे सेम है और उसके बाद तरंगों की जो है वो टाइम बदल जाती है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अभिलंब डाल देंगे, यहाँ पे एक इस तरह से अभिलंब डालेंगे और सेम यहाँ भी उसी तरह से एक अभिलंब डाल देंगे। ठीक, अब अभिलंब डालने के बाद इसमें आप ध्यान से देखें, सेम वही चीजें हैं जो हमने पहले से कोण बना रखी है। यहाँ पे एक इस तरह से चाप हम खींचेंगे और इसको भी इस वाले अभिलंब से मिला देंगे, तो यहाँ पे एक चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चतुर्भुज का निर्माण होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये R हो जाएगा, यानी देखिए अभिलंब और परावर्तक पृष्ठ के बीच खींचा गया जो कोण होगा वो परावर्तक कोण होगा, और अभिलंब और अपवर्तन कोण के बीच खींचा गया कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण I होगा। अब आप जानते हैं कि ये जो है वो 90 डिग्री पहले से है और ये वाली दूरी भी I ही है, तो I में से 90 घटाएंगे तो ये बीच की दूरी निकल जाएगी, यानी पूरी दूरी I और उसमें से 90 जब घटा देंगे तो ये जो बीच की ये वाली दूरी है ये निकल जाएगी। और इसी के साथ सेम ऐसा ही इसके सामने भी निकलेगा, ये R है ही, ये इसका मान नहीं पता तो हम क्या करेंगे 90 माइनस R कर देंगे। वही तो हमने लिख रखा है, एक दूरी ये और एक दूरी ये। ठीक है, ये वाला ये आपकी ये पूरा डायग्राम हो गया। ठीक है, और आपका ये जो अभिलंब है वो क्या है, ये है N और N डैश, यही हमने इसी चीजों में लिख रखा है। अब ये जो लिखा है वो पूरा एक बार समझाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि माना M और M डैश एक अपवर्तक क्या है, पृष्ठ है। M और M डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यम N1 और N2 को अलग करता है, जो दो माध्यम N1 और N2 को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। यहाँ तक पहले आपको दिख रहा है या नहीं, हाँ चलो डायग्राम भी दिख रहा है जो भी हमने बनाया। तो N1 और N2 को अलग कौन कर रहा है, ये अपवर्तक पृष्ठ। ठीक, अब माना माध्यमों के अपवर्तनांक क्या है, N1 और N2, क्योंकि दो माध्यम हो गए तो अपवर्तनांक भी N1 और
n2 हो जाएगा। लेकिन इसमें आने वाली देखिए, जब तक यहां तक किरणें आई v1 वेग से आई, लेकिन जब इस वाले लाइन के नीचे किरणें गई तो v2 वेग से गई, यानी दुगनी वेग से गई। ठीक, तो माना AB एक समतल तरंगाग्र m और m डैश पे क्या हो रही है, गिर रही है, जो कि यहां तक आप देखिए समतल तरंगाग्र है। ठीक, तरंगाग्र आपतित होती है। किसी क्षण B को C तक पहुंचने के लिए चली गई दूरी अब हम निकालेंगे। अब हम दूरी ज्ञात करेंगे। पहले निकालेंगे इस B से C तक की दूरी, यानी इतनी दूरी, ये जो आपकी इतनी दूरी है B से C तक की दूरी, वो फिर हम निकालेंगे A से D तक की दूरी। तो पहले हम ये वाला जो डायग्राम आपको समझाने के लिए बनाए हैं इरेज करते हैं, या फिर पूरा इरेज करते हैं, फिर दूरी निकालना आपको बताएंगे। इसको इरेज करके तब आप स्क्रीनशॉट कीजिए। अब आप इतना पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम निकालेंगे पहले बी सी की दूरी, फिर ए और डी की दूरी। ठीक है, तो आपको पहले हमने क्या समझाया, ये डायग्राम समझाया, जो कि क्या था, ये दोनों समतल तरंगाग्र थे और ये आपका एक पूरा चतुर्भुज बन रहा है। और देखा जाए तो इसमें दो त्रिभुज भी बन रहे हैं, जो कि ए बी सी और ए डी सी बन रहे हैं। अभी इसका भी जो त्रिभुज है उसको भी निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस ए से सी की दूरी कितनी है। और आप जानते हैं दूरी का बेसिक जो फॉर्मूला है वो होता है क्या, दूरी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा चाल इंटू समय, चाल गुणे समय। ठीक, तो दूरी जो है बीसी के लिए हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बीसी, क्योंकि दूरी हम किसके लिए निकाले, देखिए किसी क्षण बीसी को या बीसी तक पहुंचने के लिए चली गई दूरी, या बी से सी तक जो चली गई दूरी है वो निकाल रहे हैं। तो दूरी हो जाएगी बीसी, और चाल हमने वी के लिए मान लिया है v1, ये बीसी के लिए यानी ऊपर पड़ जा रहा है। हमने पहले ही बता दिया कि ऊपर वाले माध्यम में जो वेग है प्रकाश का या चाल जो है वो v1 है, तो जो चाल होगी वो हो जाएगी v1, और समय आपका t ही रहेगा। ठीक, इतनी आपको चीजें क्लियर है। ये आपकी हो जाएगी बीसी के लिए दूरी। ठीक है, बीसी के लिए दूरी। अब हम क्या करेंगे कि जितने समय में BC तक पहुंच रहा है, ध्यान से सुने, जितने समय में BC तक पहुंच रहा है उतने ही समय में अगर देखा जाए तो A जो है वो D तक पहुंच जाता है। यही हमने डायग्राम बनाकर अभी आपको समझाया कि जितने ही समय में आपका जो ये B पॉइंट या B जो किरण है वो C बिंदु तक पहुंच रही है, सेम उसी T समय में आपका A वाला जो किरण है वो नीचे की साइड D बिंदु तक पहुंच जाती है। यानी यहां तक तो ये दोनों एक ही समय पर आए, यहां तक देखा जाए कब, t बराबर 0 समय पे, लेकिन कुछ समय बाद या t समय बाद B पहुंच जाता है बिंदु C पर, और उसी समय में A पहुंच जाता है बिंदु D पर। तो यही चीज लिखेंगे। पहले हमने BC की दूरी निकाल ली, अब हम लिखेंगे क्या कि जितने समय में ये पॉइंट आपको नोट करानी जरूरी है कि जितने समय में BC तक पहुंचता है, BC तक पहुंचता है, उतने ही समय में AD तक पहुंच जाता है। A वाला जो बिंदु है या किरण है AD तक पहुंच जाता है। ठीक, तो यही हमने आपको समझाया कि जितने समय में A C तक पहुंचेगा उसी समय में या उसी T समय में A आपका D तक पहुंच जाएगा। तो यही लिख दिया है। अब हम यहाँ से किसकी अब दूरी निकालेंगे, पहले निकाला BC को या BC तक पहुंचने के लिए जो चली गई दूरी थी वो। अब हम निकालेंगे कि किसी क्षण BC तक निकाल लिया, अब निकालेंगे A से D तक, A को D तक पहुंचने के लिए चली गई दूरी सेम ऐसे ही निकलेगा। बस अब चूंकि हम नीचे की साइड वाली दूरी ले रहे हैं,
यानी पहले हमने लिया क्या, ये BC की दूरी यानी ऊपर वाली दूरी ली थी, अब हम नीचे वाली दूरी निकाल रहे हैं तो हम AD लेंगे। ठीक, तो AD के लिए चली गई दूरी निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, A, पहले दूरी का आपका जो फॉर्मूला होगा वो लगाएंगे। यहां तक पहले आपको दिख रहा है या नहीं, तो इसके नीचे आपको नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ दूरी का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि क्या होगा, दूरी बराबर हो जाएगी आपकी चाल गुणे समय। और आप पहले से ही जानते हैं कि हमने इस बार जो चाल ली है नीचे की साइड वो है V2 इंटू T, और हमने दूरी किसकी ली है, A और D की, तो A और D ये दोनों दूरियां आप यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दूरी निकालना बहुत कठिन है, बहुत सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। देखिए सबसे पहले कैसे निकाला कि किसी क्षण B को C तक पहुंचने में चली गई जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, पहले हमने बता दिया, ऊपर हमने वेग लिया है V1 तो V1 चाल हो जाएगा, समय T ही रहेगा किसके लिए, B और C के लिए। सेम वैसे ही हमने जो बताया कि BC जो है वो जितने समय में B से C तक पहुंचती है, सेम उसी समय में A वाला जो है किरण वो D तक पहुंच जाती है। अब लिखेंगे किसी क्षण A को D तक पहुंचने में जो कार्य है वो निकालेंगे, दूरी है वो निकालेंगे, जो कि क्या हो जाएगी V2 इंटू T। ये दोनों दूरियां आप लिख लें या यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट कर लें, फिर इसके आगे हम बताएंगे। तो हमने जो दूरियां निकाली एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हम त्रिभुज जब लेंगे तो उन दूरियों का आपको मान लिखना पड़ेगा। तो पहली दूरी निकली थी BC के लिए, जो कि क्या था आपका V1 इंटू का T। दूसरा निकला था A और D के लिए, AD जिसकी दूरी क्या थी V2 इंटू T। ये दोनों दूरी यही रहने देंगे। अब सबसे पहले हम लेंगे एक एक त्रिभुज। पहला कौन सा त्रिभुज लेंगे, ABC त्रिभुज में बना के भी बता देते हैं, लेकिन हम अभी इरेज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो त्रिभुज है वो क्या है, ये हम पहले ऊपर वाला त्रिभुज ले रहे हैं, जिसमें क्या क्या मान है वो भी लिख देते हैं। ऊपर वाले त्रिभुज में यहाँ आपका 90 डिग्री है और इधर कुछ मान नहीं है, इधर आपका C है, इधर आपका A और B। ठीक, ये आपका त्रिभुज ले रहे हैं जो कि क्या है ACB में, जिसमें खाली ये 90 डिग्री आपको मान दिख रहा है, बाकी इसके अंदर और कोई मान नहीं है। तो इसको पहले इरेज करते हैं, फिर लेते हैं त्रिभुज ABC, यानी ये उस ऊपर वाले त्रिभुज से। तो क्या लेंगे, त्रिभुज ABC में। अब आप ABC में देखेंगे और यहाँ वाला एक I और है, ये तो हमने बताया ही नहीं। ठीक, तो यानी ये जो त्रिभुज होगा फिर से बना देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये आपका हो जाएगा क्या, इधर मान है आपका I कोण यानी आपतन कोण, और ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका कोई मान नहीं है तो वैसे ही रहेगा CAB। ये आपका त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज के लिए हम लगाएंगे क्या, साइन I का मान निकालेंगे, क्योंकि हमने पहले बताया ये I है और ये वाला I है। तो जब पूरे दो मान I और I हैं तो बीच का मान 90 डिग्री माइनस I कर देंगे, तो ये इसका वाला मान निकल गया था। अब इस त्रिभुज में आपको दिख रहा है कि I और 90 डिग्री है, तो यानी हमें I किसके लिए, साइन I का मान चाहिए। उसके पहले बता दें कि ये आपका हो जाएगा लंब, हाँ, और ये आपका हो जाएगा कर्ण, और ये वाला आपका हो जाएगा आधार। अब लगाएंगे हम क्या, साइन I। क्यों साइन I निकाल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हाइगेंस के सिद्धांत के लिए जब आप अपवर्तन या परावर्तन निकालते हैं तो जो यहाँ पे कोण होता है, जैसे साइन I है या I है तो हम क्या निकालेंगे, साइन I। लेकिन जब यहाँ पे R हो जाएगा, नीचे वाले में देखिए आप R है, अभी हम जब नीचे वाला त्रिभुज लेंगे तो साइन R का मान निकालेंगे, लेकिन ऊपर वाले के लिए पहले साइन I निकालेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण। और आपको पता है कि लंब है क्या, BC बटे AC। ठीक, ये आपका समीकरण बनेगा। लेकिन एक मिनट, अभी इसको समीकरण 1 नहीं मानेंगे, हम पहले बता दिए हैं कि BC की जो दूरी है वो क्या है, V1 इंटू T। तो यहाँ पे साइन I बराबर क्या हो जाएगा, V1 इंटू T बटे AC। ये आपका निकल के आएगा समीकरण 1। ठीक, हमने कुछ नहीं किया है, खाली BC की जगह जो हमने दूरी निकाली थी V1 इंटू T, हमने पहले बताया दूरी इसलिए निकाल रहे हैं ताकि जब त्रिभुज ले ABC तो उसमें हम
BC का जो V1 इंटू टी वाला मान है वो रख सके। ठीक, तो पहले त्रिभुज लिया ABC, उसमें ये वाला पार्ट हो जाएगा लंब, ये कर्ण और ये आधार। ठीक, तो कर्ण और लंब ही तो साइन में लिया जाता है, तो लंब हो जाएगा आपका BC, कर्ण हो जाएगा AC। तो BC का मान V1 इंटू टी और AC आपका वैसे ही। ये समीकरण 1 बना। यहां तक पहले आप देख लीजिए। अब हम निकालेंगे इसी तरह से सेम समीकरण 2, जो कि क्या हो जाएगा, पहले हमने लिया क्या, त्रिभुज ABC में। अब इसी तरह से लेंगे त्रिभुज ADC में, यानी नीचे वाला ले रहे हैं ADC में। त्रिभुज ADC बना के भी दिखा देते हैं। इस तरह से आपका नीचे की साइड झुका हुआ एक त्रिभुज है, जो कि क्या है, ADC है। ठीक, ये आपका हो गया क्या है, A और ये C और ये D। इसमें देखा जाए तो C की जगह आप देखेंगे C के पास R वाला कोण बन रहा है। R कोण का मतलब है कि यहाँ पे परावर्तन कोण R बन रहा है, और परावर्तन कोण R के लिए आप साइन R का मान निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हमने I के लिए साइन I का मान निकाला, वैसे यहाँ पे R बन रहा है तो R के लिए साइन R का मान निकालेंगे। यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, उसका कोई मतलब नहीं है, रहने दीजिए। यहाँ पे 90 डिग्री माइनस R है, वो भी रहने दीजिए। ठीक, यहाँ से क्या निकालेंगे हम, खाली साइन R का मान। ठीक, तो निकालेंगे यहाँ से साइन R बराबर आपका वही होगा लंब बटे कर्ण। ठीक, अब यहाँ पे मान रखेंगे, इसके लिए लंब क्या होगा, कर्ण आपका वही होगा जो कि समीकरण 1 में है, यानी AC आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका कर्ण हो गया। ठीक, लंब क्या हो जाएगा, A और D होगा। क्यों, क्योंकि हमने दूरी भी तो A और D की ही निकाल रखी है, तो यहाँ से आप लंब और कर्ण में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि दूरी जो होगा वहां पे हमको मान भी रखनी होगी, इसीलिए हम इसको लंब मान लेंगे, और ये वाला कर्ण, और जो C और D है ये आपका आधार हो जाएगा। तो पहले यहाँ तक आपको क्लियर है, उसके बाद हम साइन का मान इधर लिखेंगे। पहले यहां तक आप देख लीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन R इधर निकाल लेते हैं। साइन R बराबर हो जाएगा क्या, लंब आपका है AD और कर्ण आपका है AC। और हम जानते हैं कि AD की जो मान है या दूरी है वो हो जाती है क्या, साइन R बराबर V2 इंटू टी बटे AC। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो समीकरण 1 और 2 कैसे बना देखिए। जब हम समीकरण 1 के लिए ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे ABC, तो इसमें साइन I का मान निकालेंगे, जो कि लंब बटे कर्ण है। लंब पहले ही बता दिया BC है। BC क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको BC की जो दूरी निकाली है वो रखना है, इसीलिए हम BC दूरी ले रहे हैं, क्योंकि इसके सामने वाला लंब होता है और ये कर्ण, वैसे कर्ण तो ये होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कर्ण ये होगा और आधार ये होगा। तो BC बटे AC, BC का मान ये रहा दूरी, और AC वैसे ही रहने देंगे। सेम उसी तरह नीचे वाला त्रिभुज लेंगे, जो कि यहाँ पे बनाया हमने छोटा सा। इसके लिए लंब जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, A और D, क्योंकि हमको A और D का मान V2 इंटू टी रखना है, और कर्ण आपका हो जाएगा पहले से AC, तो AC ही रहने देंगे। तो समीकरण 1 और 2 अगर आपको क्लियर है तो यहाँ तक पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम समीकरण 1 और 2 का भाग करेंगे, तो खाली V1 और V2 बचेगा। ठीक, यहाँ तक पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो समीकरण 1 क्या आया था आपका, समीकरण 1 आया था साइन I इज इक्वल टू V1 इंटू टी बाई AC। ठीक, और इसी के बटे में हम कर देंगे, क्योंकि भाग देना है समीकरण 1 से समीकरण 2 का, तो यहाँ पे साइन R भी हम लिख देंगे। साइन R दोनों को बराबर बीच में आप कर दीजिए यहाँ पे, और ये इसके पूरे के बटे हो जाएगा क्या, V2 इंटू टी बटे AC। कैसे आया, क्योंकि ये आपका हो जाएगा किसका मान, BC का मान, और ये हमने रख दिया है AD का मान। अब इसमें कुछ चीजें कटने वाली हैं, जैसे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि AC से AC कैंसिल हो जाएगा और T से T कैंसिल हो जाएगा। और हमने पहले ही बता दिया कि साइन I बटे साइन R जो है वो खाली V1 बटे V2 बच जाएगा। तो यहाँ पे जो मान निकल के आएगा वो आएगा क्या, साइन I बटे साइन R बराबर V1 अपान V2। ठीक है,
V1/V2 ये आपका क्या आ गया, मान निकल के आया है। अब इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले तो V1/V2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कुछ चीजें यहाँ पे चेंज करनी है। ये आपका वैसे समीकरण बन गया है, लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं कि n बराबर होता है क्या, n बराबर होता है C/V, यानी C के बटे V। अब यहाँ से अगर V निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V जब निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं C/N, क्या लिख सकते हैं, C/N। कैसे, अभी हम पहले से मानेंगे अपने आप से कि n बराबर होता है C/V, यानी हम इस V के लिए अगर निकालेंगे तो हम V की जगह पे C/N लिख सकते हैं। अगर हम V1 के लिए निकालेंगे तो V1 बराबर हो जाएगा C/N1, और V2 के लिए यही चीज क्या हो जाएगी, C/N2। तो हम यहाँ पे वही मान लिख देंगे, जो कि क्या हो जाएगी आपकी साइन I बटे साइन R। V1 का मान हमने बता ही दिया, आपको लिखना है क्या, C/N1 बटे V2 का मान आपको लिखना है C/N2। ठीक, यहाँ से भी अभी कुछ चीजें कटने वाली हैं, जैसे इस C से ये C कट जाएगा। अब आपका मेन अपवर्तनांक का जो सूत्र है वो आ जाएगा, जो कि क्या होगा, साइन I बटे साइन R N1 बटे N2। कैसे आया N1 और N2, क्यों लाया गया, क्योंकि हमें अपवर्तन चाहिए, और अपवर्तनांक तब आएगा जब हम यहाँ पे n बराबर C बटे V वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों, ताकि हम यहाँ से V की जगह पे C बटे N लिख सकें। अब हम चूंकि V1 का मान निकालेंगे तो V1 के लिए n का मान हो जाएगा N1, V2 के लिए n का मान हो जाएगा N2। तो पूरा क्या हो जाएगा, V1 बराबर C बटे N1 और V2 बराबर C बटे N2। यही मान हमने बस V1 और V2 की जगह कोट कर दिया है। C से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मेन जो फॉर्मूला आएगा वो हम इस बोर्ड पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको फॉर्मूला क्लियर था। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हम लिखेंगे साइन I इज इक्वल टू साइन R। अब आप देख रहे होंगे कि C कटा तो यानी यहाँ पे 1 आया, 1 के बटे N1, और यहाँ पे भी C कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो जाएगा 1 के बटे N2। अब हम 1 हटाएंगे जब तो क्या हो जाएगा, आपका मेन जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू, ये N2 जाएगा ऊपर और N1 आ जाएगा नीचे, क्योंकि N 1 से 1 मान लीजिए हटा दिया हमने। ठीक, तो जो मेन निकल के आया होगा आएगा क्या, साइन I के सामने N2 और साइन R के सामने N1। यही आपका किसके लिए, हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तनांक का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इसी फॉर्मूले को एक तरह से और लिखा जा सकता है, कैसे, वो हो जाएगा क्या, साइन I बटे साइन R N1 के 2, यानी पहले का जो पहले माध्यम या दूसरे माध्यम के लिए पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, ये आपका होता है स्नेल का नियम। इसी को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है या सूत्र भी कहा जाता है। ठीक, स्नेल का नियम ही अपवर्तनांक पर आधारित है, यानी यही हमको प्रूव करना था या यही हमको डिराइव करना था। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है, पहला ये वाला इंपॉर्टेंट है, और दूसरा उसके नीचे ये जो हमने थोड़ा सा चेंज किया है, यानी पहले माध्यम के लिए दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यही आपका स्नेल का नियम भी होता है, यानी स्नेल का नियम ही अपवर्तनांक पर क्या है, लागू होता है। तो यही आपका मेन डेरिवेशन है। पहला क्या है, साइन I बटे साइन R बराबर N2 बटे N1। N2 क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, आप लिख लीजिए N2 बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, N1 बराबर पहले माध्यम का अपवर्तनांक। सेम वही चीज यहाँ पे भी है, दूसरे माध्यम के लिए पहले माध्यम का अपवर्तनांक। यही स्नेल का नियम भी है, दूसरा वाला जो है वो। ठीक, तो उम्मीद है ये डेरिवेशन जो आपको इतना हार्ड लगता था या आपको लगता था बहुत कठिन होगा और आप इसको कभी हल भी नहीं करते होंगे, लेकिन आज इस वीडियो के बाद, जैसे कि 30 मिनट का लगभग वीडियो हो गया होगा, तो इस वीडियो के बाद जो ये आपको ये वाला टॉपिक है अपवर्तन निकालना या फिगर वगैरह, ये बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा।
तो अगर आपके वीडियो पसंद है या आपको चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ हमारे वीडियोस को कर देंगे ज्यादा से ज्यादा शेयर, ताकि और भी लोग जुड़े और इस कठिन जैसे टॉपिक आपका प्रिज्म का अपवर्तनांक जो कि हमने बनाया था उड़ गया, कोई बात नहीं, फिर से बना देंगे। दर्पण का सूत्र, ये सब जो कठिन टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाए। और चूंकि ये 5 नंबर की बात है तो आप भी छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट या जो डाउट हो आपका वही पूछे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी, जो कि जानकारी नीट की है, और इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी। तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं किसी मजेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू।